हाँ जी, क्या हाल चाल है भाइयों। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सबको बहुत ज्यादा स्वागत है आज के प्रीमिक्स में। और आज के प्रीमिक्स में मैं 12 सवाल डिस्कस करूंगा सीडीएस के पेपर में से। सीडीएस का पेपर यूपीएससी कंडक्ट करता है और ये लास्ट संडे को पेपर हुआ था। तो मैं वैसे पिछले हफ्ते भी डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन स्लॉट मिला नहीं कोई, तो आज ये 12 सवाल आपके साथ में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस को नजर मारे, काफी इजी क्वेश्चंस आए हैं लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ इसको अटेम्प्ट करना सही रहेगा। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जहां पे बहुत हार्ड कोर फैक्ट्स पूछे गए हैं, विच मींस के जो प्रोबेबिलिटी है गेस करने की आईआर में वो कम होती है। ओनली अगर आपने फैक्ट्स पहले पढ़े हुए हैं तो ही आप उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और हां, अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आज की वीडियो में जस्ट टू सी द अटेंटिवनेस ऑफ ऑल ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है टाइटल 42। और टाइटल 42 क्या है वो भी बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के। पहले क्वेश्चन को नजर मारें, नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, देखिए 4 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ लो एक बार चारों स्टेटमेंट्स को, उसके बाद आप आराम से अपना आंसर यहां पे निकाल सकते हैं, आपको क्या सही लग रहा है। देखिए जो चौथा स्टेटमेंट है ना, ऑटार्की इज जनरली अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। पूछा क्या क्या है, इनमें से चारों कौन से इनकरेक्ट हैं। तो अगर चौथा स्टेटमेंट सही है तो विच मींस ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन ए, सी और डी ये हमारे लिए रेलेवेंट होती ही नहीं है। यानी कि 14 ऑप्शंस में से मैं आपको बस एक टेक्निक बता रहा हूं कि आपको नहीं भी पता वॉशिंगटन कंसेंसस क्या होता है, आपको नहीं भी पता हार्ड पावर के बारे, चौथा स्टेटमेंट अगर आप इससे डिड्यूस कर सके कि ऑटार्की सच में इट इज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, तो एटलीस्ट हमको यह पता लग जाएगा कि जिस भी ऑप्शन में 4 आ रहा है वो हमारा आंसर नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन बी 2 और 3, ये सही आंसर है। अब लॉजिक पे आते हैं। अब ऑप्शन 1 क्या कहता है, ऑप्शन 1 कहता है हार्ड पावर। हार्ड पावर, हार्ड पावर मीन जब आप अपनी मिलिट्री का, अपने इक्विपमेंट्स का, अपने वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल हार्ड पावर का इस्तेमाल स्टेट्स कर सकते हैं। रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात हो, इराक की बात हो, ये अपने हार्ड ईरान की बात करें, हार्ड पावर का इस्तेमाल दोनों स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ थ्रेट और कोअर्शन। तो विच मीन्स ऑप्शन 1 भी बिल्कुल करेक्ट है। मैं और एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा अभी आपको पहले, लेकिन यहां पे चारों स्टेटमेंट्स पे बता रहा हूं आपको कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरली इकोनॉमिक नॉट कल्चरल, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ग्लोबलाइजेशन इज कल्चरल एज वेल। अब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं कि आजकल हम कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ चुका है। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, आज फ्राइडे है, 5 दिन मैंने बहुत काम किया, सैटरडे संडे मैं बहुत सारा दारू पीऊंगा, नशे करूंगा, छुट्टी मनाऊंगा। तो ये वेस्टर्न कल्चर, हम कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, फास्ट फूड कल्चर आ चुका है, डिवोर्स कल्चर बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो चुका है। पहले अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, कंजर्वेटिव सोसाइटी इंडिया मानी जाती थी, इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता था डिवोर्स होना। सो ग्लोबलाइजेशन के कारण कल्चर में भी हम एसिमिलेशन देख रहे हैं वेस्टर्न वैल्यूज का इंडियन कल्चर में। थर्ड स्टेटमेंट, वॉशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू अ पॉलिसी दैट सीक्स इंटरवेंशन इन द मार्केट, ये इनकरेक्ट है। वॉशिंगटन कंसेंसस के 10 प्रिंसिपल्स हैं, 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो 10 के 10 मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखे हुए हैं। तो वॉशिंगटन कंसेंसस 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं which are considered to constitute the standard reform package, जो कि प्रमोट करा गया था for the crisis wrecked developing economies by the Washington based institutions। कौन से हैं वो, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ये प्रिस्क्रिप्शंस एनकम्पास करते हैं फ्री मार्केट प्रमोटिंग पॉलिसीज सच एज ट्रेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड फाइनेंस लिबरलाइजेशन। तो ये 10 पॉइंट्स हैं वॉशिंगटन कंसेंसस से पर्टिनेंट। फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, सब्सिडीज में ज्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो उसकी बात हो रही है, टैक्स रिफॉर्म की बात हो रही है, टैक्स बेस को कैसे हम ब्रॉडन कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स की यहां पे बात हो रही है कि कैसे उसको भी मार्केट डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स की बात हो रही है विज़-विज़ द करेंसीज, ट्रेड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ द एफडीआई, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस। कुछ ऐसा ही हुआ था ना 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था भारत में,
तो हमने आईएमएफ से लोन लिया। कुछ यही बातें आईएमएफ ने कही थी ना कि हम आपको पैसे तो देने को तैयार हैं, लेकिन भारत को इकोनॉमिकली स्ट्रक्चरली चेंज लेके आना पड़ेगा। तो ये सब बातें वॉशिंगटन कंसेंसस में आ जाती हैं। हार्ड पावर की बात करें, यानी कि हार्ड पावर इज व्हेन द कंट्री इज यूजिंग द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक मीन्स एज एन इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर और इंटरेस्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल बॉडीज। इनफैक्ट आईआर का जो लेक्चर सीरीज होता है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने उसी में से यहां से पीपीटी निकाली है, उसी लेक्चर में से, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर। ठीक है ना। अब यहां पे स्टेटमेंट में अगर हम देखें, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हार्ड पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोथ द स्टेट्स एंड अदर एक्टर्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ थ्रेट और कोercion। तो विच मीन्स के हार्ड पावर ना के केवल स्टेट एक्टर्स बट ऑल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स भी परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो अगेन वंस अगेन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैंने सारे आंसर्स निकाले हैं अभी, हाल ऑल्दो आंसर की नहीं आई है। ऑप्शन बी 2 and 3 ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट यहां पे दिख रही हैं। ऑप्शन 1 and 4 करेक्ट है। पूछा हमसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर डिमांड पे हम एक बहुत लो कॉस्ट बट हाई इंपैक्ट कोर्स लेके आ रहे हैं मैप्स का। देखिए, मैप्स रिलेटेड सवाल की बात करें, चाहे वो आईआर से रिलेटेड है, प्लेसेस इन न्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज, या चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, या चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, या और फॉर दैट मैटर हिस्टोरिकल प्लेसेस इन न्यूज, तो ये चारों सब्जेक्ट्स के लिए केवल जो मैपिंग का कोर्स है वो एकमात्र कोर्स है, मैपिंग एंड प्रीलिम सक्सेस कोर्स। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपको, अगर आप कॉम्बो में लेंगे, 1500 पे अवेलेबल है। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, लेट्स से अगर मैं आईआर की बात करूं, तो आईआर में 8 क्वेश्चंस 2023 में और 8 क्वेश्चंस 2022 में मैप रिलेटेड थे। तो अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज अपना मैपिंग का कोर्स भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ सीसैट का 21 डेज इंटेंस सीसैट प्रोग्राम है। सीसैट मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, बहुत टफ हो चुका है। इस साल भी सीसैट का पेपर कॉम्पिटिटिव आएगा, टफ आएगा। हर साल हम देख रहे हैं कि इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ था मैथ्स में, बिकॉज 11th-12th में उन्होंने मैथ्स लिया था, कॉलेज में भी मैथ्स पढ़ा था, वो बच्चे भी सीसैट का पेपर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो 21 डेज ऑफ इंटेंस सीसैट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। क्वांट के 10 लेक्चर आपको मिलेंगे, रीजनिंग के 5 और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 6 लेक्चर्स। इस दोनों कोर्सेज से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है आईसीसीपीआर के बारे, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को और तब आप सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें। मेरे को शायद ये उम्मीद है कि आप में से काफी सारे बच्चे सीडीएस का पेपर देके आए थे, और अगर आप देके आए हैं सीडीएस का पेपर, या अगर आप नहीं भी देके आए हैं, तो ये 12 सवालों में से कितने आपके करेक्ट बन रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। क्या इंडिया आईसीसीपीआर का सिग्नेटरी है? इज इंडिया अ पार्टी टू द आईसीसीपीआर? देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज इंडिया in principle is a signatory to the ICCPR and also a party to the ICCPR, which means कि इंडिया ने ऐसे प्रोविजंस अपने संविधान में इंप्लीमेंट करे हैं जो कि रैटिफाई करता है आईसीसीपीआर के कन्वेंशंस को, आईसीसीपीआर के रेजोल्यूशंस को। और जहां तक पहले स्टेटमेंट की बात आती है, पहला स्टेटमेंट आईसीसीपीआर में नहीं, लेकिन आर्टिकल 6 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखा गया है। आर्टिकल 6 यूडीएचआर का क्या कहता है कि हर एक इंसान के पास एवरीवन विल हैव द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, रिगार्डलेस कि वो उस देश के नागरिक हैं या उस देश में आए हैं किसी और देश से, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, रेफ्यूजीज हैं, किसी भी ग्रुप में से हो, किसी भी श्रेणी में से हो, उनका अधिकार होगा ह्यूमन राइट्स के एम्बिट में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के एम्बिट में, कि दे विल हैव द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर लॉ। सो ये डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज करता है हमारे मानव अधिकारों को, ह्यूमन राइट्स को ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के नेशनल्स नहीं भी हैं, लेकिन वो वहां पे रह रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए रह रहे हैं, चाहे वो काम करने के लिए रह रहे हैं, या चाहे वो वहां पे रह रहे हैं बिकॉज उनको अपने देश में परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये यूडीएचआर का है, आईसीसीपीआर का नहीं है, विच मीन्स
देखिए यूडीएचआर को रिसेंटली 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। 1948 में यूडीएचआर रेजोल्यूशन इंडोर्स किया गया था यूएनजीए के द्वारा। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है मैंने अपने क्रैश कोर्स में और इवन वीकली करंट अफेयर्स के कोर्स में कवर किया हुआ है। सो विच मीन्स कि इसमें आप गेसवर्क नहीं लगा सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चन का आंसर तभी निकाल सकते हैं यदि आपको फैक्ट्स के बारे में पता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फैक्ट्स। नाउ डज दैट मीन कि सर क्या हमको सारे के सारे आर्टिकल्स आईसीसीपीआर, यूडीएचआर, डब्ल्यूटीओ सब पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, लेकिन जो चीजें न्यूज में रहती हैं, क्यों मैं बात कर रहा हूं आईसीसीपीआर के बारे, क्यों बात हो रही है यूडीएचआर के बारे, व्हाई? बिकॉज हम 2 सालों से बहुत सारे वॉर्स के बारे पढ़ रहे हैं। यूक्रेन वॉर 2 साल से चल रहा है, देन अभी 6 महीनों से, लगभग 7 महीनों से इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। तो इनके प्रोविजंस के बारे आपने क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, यूडीएचआर की वेबसाइट पे जाएं, आईसीसीपीआर को गूगल पे टाइप करें, वहां पे वेबसाइट खुलेगा और वहां पे सिर्फ ग्लांस थ्रू द आर्टिकल्स मेंशन्ड ओवर देयर। ठीक है, सारे के सारे आर्टिकल्स आपको नहीं याद रहेंगे, बट ग्लांस टू द आर्टिकल्स रिटन ओवर देयर, ताकि आपको पता हो कि इसमें से मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। देखिए प्रीलिम्स से पहले ना, प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग अ लॉट ऑफ रट्टाफिकेशन। प्रीलिम्स में ना आपको फेमिलियराइजेशन के साथ भी जाना पड़ता है। यू हैव टू बी फेमिलियर, भाई आपने वो चीजें पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं, वो बहुत मायने रखता है। बिकॉज अगर आपको नहीं भी पता, लेकिन अगर आपने सिर्फ आईसीसीपीआर के बारे पढ़ा होता, करंट अफेयर्स में पढ़ा होता, उसके प्रोविजंस के बारे पता होता, आप फेमिलियर होते, तो शायद आप इस आंसर पे आ सकते थे। और जहां तक सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इंडिया इज अ पार्टी टू द आईसीपीआर। आईसीपीआर की बात करें तो दिस वाज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द यूएनजीए 16 दिसंबर 1966 को। दिस केम इनटू फोर्स इन 1976। इस ट्रीटी का मकसद क्या है? इस ट्रीटी का मकसद यह है कि जो मेंबर्स हैं इस ट्रीटी के, यानी कि जो पार्टीज हैं टू द ट्रीटी, दे विल रिस्पेक्ट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो किस मर्जी मजहब के हो, किसी मर्जी नेशनलिटी के हो, जो मर्जी उनका रंग हो, जो मर्जी उनका जेंडर हो। जहां तक बात आती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स, इन सब अधिकारों को, मानव अधिकारों को, नैतिक अधिकारों को अपहोल्ड करना हर एक मेंबर की ड्यूटी होगी, जो कि पार्टीज हैं टू द आईसीपीआर। और आईसीपीआर इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स अलॉन्ग विद द ICESCR, यानी कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, एंड द यूडीएचआर। इंडिया इज अ पार्टी टू द आईसीसीपीआर। ये आपको बात पता हो, क्यों? क्योंकि हमने अपने संविधान में कुछ आर्टिकल 19 के चलते कुछ लेजिस्लेशन हमने इंट्रोड्यूस करी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू प्रोटेस्ट, publicly question and also force the government to answer as per article 19. Dissent is a very essential part of democracy. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वेरियस जजमेंट्स में कोट करा है। तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए और आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी, ये दोनों जो प्रोविजंस हैं, दे आर इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ आईसीसीपीआर। क्लियर है? तो इसमें सही आंसर क्या है? डी इज द आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। एंड एज ऑफ जून 2022 इस कॉवेनेंट के लिए 173 पार्टीज हैं, विच मींस 173 मेंबर्स, जिन्होंने केवल आईसीसीपीआर को साइन नहीं किया, लेकिन इसकी रेजोल्यूशंस को रैटिफाई भी किया है अपने देश के पार्लियामेंट में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना, ये वो सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने साइन तो किया है लेकिन रैटिफाई नहीं किया। चाइना इनमें से एक आता है, चाइना, कोमोरोस, क्यूबा, नाउरू, पलाउ, सेंट लूसिया। और ये 14 देश हैं, ये 14 देश हैं विच आर नीदर सिग्नेटरीज एंड नॉर पार्टीज टू दी आईसीसीपीआर। ठीक है, ध्यान से चीजों को पढ़ लो, ये काम आएंगी, सीडीएस में पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी आईआर में आएंगे इस बार भी, 2024 में भी प्रीलिम्स में 13 से 14 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, यानी कि 13 से 14 क्वेश्चंस आईआर में जरूर आएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इस करके आपको थोड़ा सा अंदाजा यहां से मिल पा रहा है ऑन द बेस्ड ऑफ द डिफिकल्टी लेवल आस्क्ड इन सीडीएस कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन ऑल्सो अब टाइम कम रह रहा है, अप्रैल का महीना खत्म हो गया है, मई का महीना शुरू हो रहा है, तो कुल मिला के आपके पास अभी कुछ 45 दिन हैं आसपास, इसके 45 to 47 डेज हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। और दोस्तों अभी मौका है
कि आपकी तैयारी बहुत तेज हो, आपके कंसेप्ट्स आपके टिप्स पे हो, रैपिड रिवीजन प्रोग्राम पॉपुलर डिमांड पे हम सेकेंड टाइम रैपिड रिवीजन प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। 10 मई से शुरू हो रहा है रैपिड रिवीजन प्रोग्राम। पहली जो 2 क्लासेस हैं यानी कि 10th में और 11th में को पूरा दिन सुबह 11 से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आईआर की ही डिस्कशन होगी। आईआर की क्लास मैं ही ले रहा हूं, तो ये 50 घंटों का प्रोग्राम है। अगर आप इस वक्त अपने कंसेप्ट्स को, अपने करंट अफेयर्स को रैपिडली रिवाइज करना चाहते हैं, फिनिशिंग टच देना चाहते हैं अपने रिवीजन को, इस प्रोग्राम में जरूर एनरोल कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब यूडीएचआर की यहां पे बात हो रही है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू यूडीएचआर आर करेक्ट? 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पॉज करो, देखो क्या सही लग रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। Declaration provides that everyone has a right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution in respect of political crime। तो आर्टिकल 14 जो है यूडीएचआर का, वो ये बात कहता है that everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution। For example, अगर हम रोहिंग्यास की बात करें, तो रोहिंग्यास दे आर फेसिंग persecution फ्रॉम द आर्मी ऑफ म्यांमार इन द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। सो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह रहा हूं, तो अगर वो किसी और देश में जाके असाइलम सीक करना चाहते हैं बिकॉज दे आर फेसिंग परसिक्यूशन, या फॉर एग्जाम्पल हम कुर्दिस्तान की बात करें, कुर्दिस्तान एक ऑटोनोमस रीजन तो नहीं बना है, लेकिन कुर्द्स की बात करें, ये एक बहुत बड़ी एथनिक माइनॉरिटी है स्प्रेड अक्रॉस एरियाज लाइक इराक, आर्मीनिया, सीरिया, ईरान, टर्की। नाउ अब ये जो कुर्द्स है, अब ये भी अगर प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं टर्की में फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ टर्की, फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑफ टर्की, दे ऑल्सो हैव द राइट टू सीक असाइलम इन अदर कंट्रीज। तो ये तो यूडीएचआर का आर्टिकल 14 कहता है, लेकिन ये राइट को इन्वोक नहीं किया जा सकता है इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन जनरली अराइजिंग फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स। नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स यानी कि फ्रॉम दोज, यानी कि ऐसे अपराध, ऐसे क्राइम्स जो कि विच आर स्टैंडिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द पर्पसेस और द प्रिंसिपल्स इंश्राइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं या जो लोग हु आर गिल्टी, नाउ टुमारो यू कांट से कि जो हमास का जो लीडर है वो अगर असाइलम सीक करना चाहे, अब हमास के लोग अगर असाइलम सीक करना चाहें इतना कुछ तबाही मचा के, तो वो बात गलत होगी, बिकॉज वो नॉन पॉलिटिकल क्राइम में आ जाएगा। तो जो व्यक्ति वॉर क्रिमिनल्स हैं या जो व्यक्ति गिल्टी हैं ऑफ अ क्राइम अगेंस्ट द पीस और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो इस असाइलम के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट आर्टिकल 15 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू अ नेशनैलिटी। कोई किसी को भी अपनी नेशनैलिटी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा और ना किसी को डिप्राइव किया जाएगा अगर वो अपनी नेशनैलिटी को बदलना चाहता है। अब अगर आज एक इंडियन सिटीजन है, कल को वो कनाडा चले जाता है, उसको कनाडा की पीआर मिल जाती है, कल को उसको कनेडियन नेशनैलिटी मिल जाती है, उसका अपना राइट है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ये दोनों स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आर्टिकल 15 ऑफ यूडीएचआर, फर्स्ट स्टेटमेंट आर्टिकल 14 ऑफ यूडीएचआर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस। देखिए 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, चारों का ताल्लुकात यूनाइटेड नेशन के साथ है। अब इसमें से सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी। ओनली 2 रिसिपिएंट्स हैव वॉन मल्टीपल प्राइजेस। एक तो है द आईसीआरसी यानी कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसको 3 दफा नोबेल पीस प्राइज मिला है। और दूसरा है आपका ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, द यूएनएचसीआर। अब ये जो हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का जो ऑफिस है, ये न्यूज में भी रहा था। क्यों न्यूज में रहा था? इन कंटेक्स्ट ऑफ द इजराइल हमास वॉर। इजराइल ने क्या कहा था इजराइल ने अगेंस्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन? वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इस मिनट तक, अगर आप 19th मिनट तक वीडियो में बने हुए हैं, जस्ट टू सी दी अटेंटिवनेस ऑफ कितना अटेंटिवली आप इन वीडियोस को और इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सो देयरफॉर जो यूएनएचसीआर है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, दिस हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज ट्वाइस। एज फार एज अगर हम आईपीसीसी की बात करें, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 2007 में नोबेल पीस प्राइज इसको मिला था। शेयर्ड प्राइज था, यानी कि अलॉन्ग विद आईपीसीसी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एल गोरे को भी मिला था नोबेल पीस प्राइज। और जहां तक आईएईए की बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें, जो कि अगेन यूएन की ही एजेंसी है, 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। और अगर हम बात करें यूनिसेफ के बारे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ,
इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। 1965 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से चारों एजेंसीज में से कौन सी एक ऐसी एजेंसी है जिसको 2 बारी नोबेल पीस प्राइज मिला है। ठीक है, अब ये यूएनएचआरसी बहुत ज्यादा न्यूज में था, यूएनएचसीआर बहुत ज्यादा न्यूज में था। एक ह्यूमन राइट काउंसिल है, वो एचआरसी आता है, एक एचसीआर है, यानी कि जो आपका कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, एचसीआर, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है। अब ये न्यूज में रहा था बिकॉज ऑफ द इजराइल हमास वॉर। और ये न्यूज में और पर्टिकुलरली क्यों आया था, क्या ऐसी बात हुई थी, क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ एक्यूजिशन किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आईसीजे से रिलेटेड है। अगेन आईसीजे इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद आईसीसी। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं बिकॉज वीडियो को 20 मिनट हो चुके हैं, 12 क्वेश्चंस हैं, तो इस करके सारे के सारे हमने डिस्कस करने हैं। तो इस करके आप थोड़ा अपनी स्पीड आप भी बना के रखें, और जहां पे भी आप क्वेश्चन को देखते हैं पॉज करके अपना आंसर पहले से निकाल के रख लें। नाउ इसमें जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। The court consists of members wherein 2 members cannot be nationals of the same state. Absolutely correct. अब आपको यह पता हो कि 15 जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, 9 साल का इनका टर्म होता है, और दे आर एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म, दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि कोई भी 2 जजेस एक सेम नेशनैलिटी के नहीं हो सकते हैं। दूसरा ये भी सही है, यूएनजीए और यूएनएससी ये इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एक्ट करते हैं जब व्हेन इट कम्स टू इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आर्टिकल 8 जो है आईसीजे का, वो कहता है कि जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल दे विल प्रोसीड, दे विल एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। देन अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे G20 समिट के 2023 में जब इंडिया की प्रेसिडेंसी थी? ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स थे दे आर करेक्ट। इनफैक्ट 6 ऑब्जेक्टिव्स थे भारत के पास। भारत की प्रेसिडेंसी के चलते 2023 में 6 ऑब्जेक्टिव्स थे। 6 में से ये 3 दिए गए हैं। 1 वाज द ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड द लाइफ अप्रोच। देन वाज इंक्लूसिव एंड रिजिलिएंट ग्रोथ। द थर्ड वाज एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टुवर्ड्स 2030। चौथा था टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डीपीआई के बारे बहुत ज्यादा बात हुई है, हमारे यूपीएस सिस्टम को लेकर बहुत प्रशंसा करी गई थी G20 समिट में। एंड देन ऑफ कोर्स कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को फॉर दिस सेंचुरी, फॉर द 21st सेंचुरी। एंड 6 वाज द वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं कि इन 6 में से 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो ये तीनों के तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, विच पब्लिशेस द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर क्या है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक रेड लिस्ट पब्लिश करती है थ्रेटन स्पीशीज का। अब ये जो IUCN रेड लिस्ट है या रेड डेटा बुक है, दिस वाज फाउंड इन 1964। तो इसमें हर एक स्पीशीज का आपका जो कंजर्वेशन स्टेटस है, क्या उसको एक्सटेंशन, क्या कितना खतरा है एक्सटिंक्शन का, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि लीस्ट कंसर्न्ड होती हैं, विच मींस कि उनकी आबादी इतनी कम नहीं हुई है। तो ये सब चीजें IUCN की रेड लिस्ट में पब्लिश करी जाती हैं। फिर अगला सवाल है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 7वां एडिशन कहां हुआ था? पॉज करें, इसका आंसर है डी, पर्थ। अभी 9 फरवरी 10 फरवरी के महीने की बात है, 2024 में 7वां एडिशन हुआ था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का। जाहिर सी बात है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का यहां पे जिक्र होता है कि जो कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन को सराउंड करती हैं, इंडियन ओशन रीजन को टच करती हैं, 22 कंट्रीज थी एंड दे वर सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम 16 कंट्रीज एंड 6 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। जो थीम था इस एडिशन का वो था टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन रीजन। पहली कॉन्फ्रेंस इंडियन ओशन रीजन की 2016 में हुई थी। कहां हुई थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अगला सवाल RCEP के बारे में पूछ रहा है। RCEP 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो है कि इंडिया तो RCEP में था ही नहीं, इंडिया अडॉप्टेड आउट ऑफ द RCEP, तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द एशियन मेंबर स्टेट्स एंड एशियन FTA पार्टनर्स। नाउ ऐसे तो इंडिया भी एशियन का FTA पार्टनर है, एशियन का इंडिया भी FTA पार्टनर है, लेकिन इंडिया तो RCEP में है नहीं।
सो देयरफॉर मींस कि जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 गलत हो जाता है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरसीईपी, ऑल्दो इंडिया का एफटीए है एशियान के साथ। स्टेटमेंट 2 सही है, इंडिया ने ऑप्ट आउट किया था आरसीईपी में से। आरसीईपी बिकम्स ऑपरेशनल ऑन द 1st of January 2022। आरसीईपी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन एशियन, द 10 एशियन कंट्रीज एंड 5 other Asian FTA partners which includes China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand। इंडिया इस अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। इस अग्रीमेंट को चाइना बहुत 2012 से पुश करते आ रहा था। इंडिया के लिए वैसे काफी कुछ गेन करने को था अगर इंडिया इस एग्रीमेंट का पार्ट बनता, लेकिन इंडिया चोज टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट बिकॉज इन सब ये जो सारे देश मौजूद हैं इंक्लूडिंग चाइना, इनका एक नेगेटिव ट्रेड रिश्ता है इंडिया के साथ। इंडिया का नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है विद सेवरल आरसीईपी मेंबर स्टेट्स। ऑल्दो द गेन्स which could have been made of India being a part of RCEP could have been much more. However, India still pursuing the path जहां पे इंडिया bilateral FTAs एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो या चाहे यूएई के साथ हो, यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। और भारत का जो अभी एजेंडा है 2020 से सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर भारत का, तो भारत कह सकते हैं कि जरा प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो कर रहा है। भारत के इंडिजिनस इंडस्ट्रीज के लिए, हमारी एमएसएमई के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए थोड़ा खतरा था अगर इस ट्रेड एग्रीमेंट का हम पार्ट बनते, बिकॉज चाइना वुड हैव फ्लडेड ऑल कमोडिटीज एट वेरी चीप प्राइसेस इन द इंडियन मार्केट। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अभी रिसेंटली भारत सरकार ने कौन से देश के साथ अग्रीमेंट साइन किया है एज फार एज द लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इज कंसर्न? So the answer is Argentina, option C, that is the correct answer। In fact एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अपने क्रैश कोर्स में, इवन फ्यू मिनट्स में और इवन अपने वीकली करंट अफेयर्स में कराया है, द लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज LTC, जिसमें ABC अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले आ जाते हैं। 15 जनवरी 2024 को, यानी कि इसी साल की बात है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल, जो कि एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है भारत सरकार का, इसने अग्रीमेंट साइन किया विद द कैटामार्का प्रोविंस ऑफ अर्जेंटीना। तो अग्रीमेंट था फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। और लिथियम की बात करें, लाइटेस्ट मेटल, दुनिया भर में सबसे लाइटेस्ट मेटल लिथियम है और इसकी एप्लीकेशन मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, आने वाले समय में जो हम ग्रीन ट्रांजिशन लेके आएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स में लिथियम का एप्लीकेशन पाया जाता है। और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का यह कहना है कि रिन्यूएबल्स will constitute 91% of the world energy mix in the next 25-26 years. Argentina और Chile, they account for 90% of the total lithium supplies to America as per 2019. China एक important player है lithium industry में in Bolivia. So Bolivia, Chile, Argentina तीनों countries बनाते हैं the lithium triangle countries. All right, so last question SCO से related है। नाउ अब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के लगेगा कि एससीओ में क्या वाकई में बात होती है डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर की, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान भी मौजूद है, रशिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है। क्या इन सब देशों से ये बातें सुनने को मिलती होंगी? Well, in fact, absolutely correct. One of the 4 objectives of SCO is to promote a new democratic, fair and rational international political and economic order. और जहां तक ईरान की बात होती है, 2023 में अगेन एससीओ की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास थी और ईरान लेटेस्ट मेंबर बना है, परमानेंट मेंबर बना है एससीओ का। तो इसमें ऑप्शन सी यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए, सो टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज मैंने ये 12 के 12 क्वेश्चंस आपके साथ, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, सो सॉरी एक क्वेश्चन रह गया। अगेन दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है, 2 ऑप्शंस हैं, बार बार न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि 2015 में भारत का रैंक, 2015 में भारत का रैंक क्या था? लगभग 81 भारत का रैंक था। और काफी सालों से, पिछले 6-7 सालों से भारत ने अपना रैंक जो है वो मेंटेन करा है। भारत हैज क्लाइम्ड, इंडिया हैज क्लाइम्ड अप टू द इंडिया का रैंक अभी 40वें नंबर पे है एज फार एज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज कंसर्न, 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज। तो इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द 40th रैंक। 2023 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो नतीजा आया था उसमें भारत का रैंक 40 नंबर पे बरकरार रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया हैज बीन ऑन अ राइजिंग ट्रैजेक्टरी सिंस द लास्ट 8-9 years एज फार एज इनोवेशन इज कंसर्न। सो ऑप्शन सी यहां पे सही बनता है। और ये पता हो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको पब्लिश कौन करता है? इनसेड,
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड द WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पब्लिश करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। सितंबर 2023 में 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करा गया था। भारत ने अपना रैंक रिटेन करा है 40वें नंबर पे। स्विट्जरलैंड का रैंक नंबर 1 पे था। स्विट्जरलैंड का रैंक नंबर 1 पे पिछले 13 सालों से रहा है और इंडिया लीड कर रहा है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को बहुत स्ट्रांगली। इंडिया का जो रैंक 40 नंबर पे है दैट इज द हाईएस्ट इन साउथ एशियन रीजन एज वेल। और इंडिया का जो राइजिंग ट्रैजेक्टरी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो हम देखते आ रहे हैं कि कहां भारत का रैंक 81 था 2015 में और आज भारत का रैंक 40वें नंबर तक है। तो ये 12 सवाल थे टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। मैंने इसके सॉल्यूशंस आपके सामने पेश करे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन थोड़ा लंबा गया है, आधे घंटे का गया है, फ्रूटफुल लगा होगा। और क्या स्कोर बन रहा है आपका, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अलॉन्ग विद दैट टाइटल 42 क्या है उसके बारे भी कमेंट सेक्शन में लिखना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।